कूलाम ने क्या कहा था कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, पहली बात तो उन्होंने बताया कि कितना लगता है और बल को बताया कि कैसे लगता है, किस पर निर्भर करता है बल। तो दोनों आवेशों के गुणनफल पे और इसके साथ साथ दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा कि माध्यम पर भी डिपेंड करेगा। माध्यम की डिपेंडेंसी में आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। तो कूलाम का नियम बेटा हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कूलाम का नियम। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? कूलाम का नियम। कूलाम के नियम को आपको मैंने बताया कि कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक है, कूलाम का नियम क्या होता है आपको बता रखा है। कूलाम का नियम अगर आपको मैं समझाऊं बेटा थोड़ा सा, तो हमने देखा कि दो आवेश Q1 और Q2 अगर कुछ दूरी पर व्यवस्थित हैं या स्थित हैं और इस तरह से एक निकाय का निर्माण कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे पर एक बल लगाते हैं F, ठीक है, जिसको हम वैद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। इस बल की बात करें तो जो लगने वाला बल है, कूलाम ने बताया पहली चीज कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके परिमाण के गुणनफल के Q1 Q2 बटा, और दूसरा होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उन्होंने पाया कूलाम ने कि ये दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों को एक साथ लेके हमने लिखा तो F अनुक्रमानुपाती आ गया हमारा Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। फिर ये चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है जो कि हो जाता है K, और ये आ जाता है Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। फिर मैंने आपको बताया क्योंकि इसका मात्रक तो न्यूटन है तो ये एक सूत्र बन गया आपका, यही सूत्र है कूलाम का नियम, यही है। इसमें K क्या है बेटा? K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ और 9 × 10⁹ क्या लिखेंगे बेटा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का वर्ग, ये आपको बताया। तो अब इस सूत्र को हम दो तरीके के और लिख सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि इसको हम लिख सकते हैं F बराबर K की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे लिख सकते हैं Q1 Q2 बटा R का वर्ग, ये एक सूत्र बनेगा। अगला सूत्र बन सकता है, इसके जगह पर मैं मान लिख दूं तो ये हो जाएगा F बराबर 9 × 10⁹ और गुणे Q1 Q2 बटा R का वर्ग, ठीक है। तो इस तरह के सूत्र हम बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया कि K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। और इसके साथ साथ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट के बारे में आपको मैंने बताया कि जो एप्सिलॉन नॉट है, ये जो एप्सिलॉन नॉट लिखा है, एप्सिलॉन नॉट का मान आपको बताया, ये होता है 8.85 × 10⁻12 और इसका मात्रक क्या होता है बेटा? इसका जस्ट उल्टा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये मात्रक है इसका। तो इस तरह से हमने देखा ये क्या होती है बेटा? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होती है। निर्वात या वायु या निर्वात की वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। वैद्युतशीलता का मतलब क्या है ये अभी आपको नहीं बताया मैंने, ठीक है। वैद्युतशीलता का मतलब क्या है? वैद्युतशीलता का मतलब है बेटा कि अगर हम आवेश को किसी माध्यम में रख रहे हैं, मान लो हवा में रख रहे हैं, तो हवा जो माध्यम है, वायु जो माध्यम है, उस माध्यम में उस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र का प्रभाव कितना देखा जा सकता है, ठीक है। मतलब वो माध्यम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को या वैद्युत क्षेत्र को कितना हम बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र को कितना अलाउ कर रहा है अपने अंदर में से गुजरने को, ठीक है, या कितना परिवर्तन करने का इजाजत दे रहा है। वो माध्यम अपने अंदर वैद्युत क्षेत्र जो है ना बेटा, उसको कितनी इजाजत दे रहा है। वैद्युत प्रभाव एक तरह समझिए कि वैद्युत प्रभाव को जो हम बोल सकते हैं वैद्युत प्रभाव की जो प्रभावशीलता है वो कितनी है उस माध्यम में, ठीक है, वो बताता है एप्सिलॉन नॉट। तो वो होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन स्क्वायर। अगर कोई माध्यम बदल दूं मैं, जैसे कि मैं बात करूं कि माध्यम को मैं दोनों आवेशों को पकड़ के मैं पानी के अंदर डुबो दूं तो क्या होगा? माध्यम बदल जाएगा। मैं दूध के अंदर डुबो दूं, माध्यम बदल जाएगा। मैं तेल के अंदर डुबो दूं, माध्यम बदल जाएगा। मैं किसी भी माध्यम में, किसी भी चीज में ऐसे किसी भी ऐसे दूसरी जगह पर मैं एक्सपेरिमेंट करूं जहां पर वायु या निर्वात के अलावा कोई और जगह हो, कोई और जगह, किसी भी तरह का माध्यम हो सकता है, कोई और जगह हो, वहां पर देखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिखना स्टार्ट कर देंगे किसी माध्यम की जगह। मैं बताऊंगा आपको, माध्यम के रूप में आपको दिखाऊंगा मैं कैसे लिख सकते हैं।
ठीक है। तो ये छोटा सा एक रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से बल लग रहा है। इसका सदिश रूप आपको दिखाया था मैंने कल मैंने आपको बताया कूलॉम का नियम का सदिश रूप क्या है बेटा। तो मैंने आपको यहां पर दिखाया कि अगर ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है और ये एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, ये R दूरी पर व्यवस्थित है, R दूरी पर है, और ये अगर एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, अगर मैं दूरी को फिक्स कर दूं, ठीक है, जैसे मैं एक से दूसरे तरफ दूरी फिक्स कर देता हूं, मैं मान लेता हूं कि ये दूरी हमारी इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, या सिंपल सा बात करते हैं जैसे हमने कल किया था, सिंपल सा कि इसकी वजह से इस पर बल देखेंगे तो ये आ जाएगा F1 पर आ रहा है 2 की वजह से, तो इसको लिखेंगे F12, और इसको लिखेंगे 2 पर 1 की वजह से, मतलब F21 लिख देंगे, ठीक है। तो ये दोनों बल हमने इस तरह से लिख लिए। अब दूरी लेंगे तो इसके लिए दूरी लेंगे इस पर, इसके लिए दूरी इधर जाएगी। तो अगर दूरी को एक ही दिशा में मान लूं तो दूरी को एक ही दिशा मानने पर पलट जाएंगी चीजें। जैसे मैं दूरी को मान लूं 1 से 2 की तरफ, मतलब R12 लिख दूं, 1 से 2 की तरफ दूरी, तो 1 से 2 की तरफ लेंगे तो फिर ये लेंगे, फिर बेटा F21 को लेंगे तो R12 लेंगे। अगर मैं R21 लिखा होता तो या 12 लिखा होता तो R12 के साथ आता, ठीक है, या F12 लिखा होता। तो मतलब मैं लिखना चाह रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं कि मैं पहले अगर बल का मान लिखूं, अगर मैं F21 लिखना चाहता हूं तो ये लिखूंगा कि Q1 Q2, क्योंकि Q1 Q2 और K तो नियतांक है ना, आवेश का मान है, ये फिक्स है, और K क्या है, नियतांक है, 9 × 10 की घात 9, तो वह तो फिक्स ही है, ठीक है। अब अगर बात करें दूरी की, तो दूरी क्या हो जाएगी बेटा, दूरी ही है जो कि दिशा के साथ ली जाएगी। बल की दिशा में अगर दूरी लेंगे हम, तो इस बल की दिशा में दूरी को लेंगे, ये दूरी, तो ये दूरी वास्तव में कहलाएगी सदिश। तो सदिश अगर ये बन जाएगी तो क्या आ जाएगी बेटा, F12 ले रहे हैं हम। अगर F12 का मैं देखूं तो सदिश ले रहा हूं, F12 का सदिश ले रहा हूं मैं, तो इसको जब सदिश रूप में लिखेंगे तो या इसको ऐसे लिख सकते हैं F12 का होल स्क्वायर, और गुणे में आ जाएगा R की कैप लग जाएगी। R कैप क्या है बेटा, 12, ठीक है। इसी को मैं चाहूं तो R12 का मतलब होता है बेटा, R12 का कैप का मतलब है R सदिश 12 बटे हो जाता है R, ठीक है, 12, ठीक है। तो इसका मात्रक यहां, इसका मान यहां रख देंगे तो यही सूत्र बन जाएगा F21 बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटे में हो जाएगा R12 का वर्ग, गुणे हो जाएगा R कैप जो लिखा है, R12 का कैप लिखा है, इसके जगह पे मैं ये मान लिख सकता हूं, ये मान लिखूंगा तो ये हो जाएगा R12, ठीक है, R12, ध्यान से देखते रहना बेटा, गलत मत करना, R12 और ये सदिश बटे हो जाएगा R12 के, R12 का R12 के साथ गुणा हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, इन दोनों का गुणा होके क्या बन जाएगा बेटा, R12 का घात 3 बन जाएगा, मतलब हो जाएगा K Q1 Q2 बटे हो जाएगा R12 की घात 3, और यहां पर गुणे के रूप में बचा है R12 सदिश। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी सदिश रूप है, ये भी सदिश रूप है, ठीक है। इसी प्रकार से अब चूंकि एक बार करके दिखा दिया तो इसी प्रकार मैं लिख सकता हूं, इसी प्रकार मैं दिखाना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं इसको, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको इसी प्रकार लिखना चाहूं, F12 को F12 लिखूंगा तो F12 आ जाएगा, पहले प्रकार कौन सा है, F12 लिखूंगा तो Q1 Q2 बटा, इस बार दूरी को हम इधर से इधर ले रहे हैं, इधर से बल इधर लग रहा है ना, तो दूरी को अगर मैं इधर से इधर लूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा R21, 2 से 1 की तरफ दूरी है, अगर 2 से 1 की तरफ दूरी लेंगे तो R21 हो जाएगा, और ये आ जाएगा R21 का वर्ग, और गुणे में आ जाएगा R21 का कैप, या मैं इसी को लिख सकता हूं, ये वाला सूत्र जो कि हो जाएगा F12 बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटा R21 की घात हो जाएगी 3, ठीक है, R21 की घात हो जाएगी 3, और गुणे हो जाएगा R21 सदिश, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एकांक सदिश लिखा है, और एकांक सदिश सिर्फ दिशा बताती है, तो सिर्फ दिशा बताने के लिए है। अगर इसको दिशा के साथ हटा देंगे तो ये R की घात 3 बन जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये कतई नहीं है, इसका मतलब ये कतई नहीं है बेटा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बल जो है दूरी के वर्ग के नहीं, दूरी के घन के अनुपाती हो गया, ऐसा नहीं है। अभी भी ये दूरी के वर्ग के, क्योंकि ऊपर दूरी अभी R लिखी है, ये R है, ये भी R है, तो ये कट जाएंगे, सिर्फ एक ही R बचेगा। अगर अदिश रूप में देखेंगे तो सिर्फ R बचेगा, ठीक है, अदिश रूप में देखेंगे तो सिर्फ R बचेगा, ठीक है बेटा। बेटा तुम इलाहाबाद से हो कि मुजफ्फरपुर से हो, क्या है फर्क पड़ता है, पढ़ाई करिए ना बच्चे, पढ़ने आया तो, ठीक है,
पढ़ाई करिए बेटा। मैग्नेटिक फील्ड में ले नहीं जाना है अभी ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में जब ले जाएंगे तो उसका अलग प्रॉपर्टी है, उसको पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जो स्टार्ट, चैप्टर नंबर जो 4 स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 4 में मैग्नेटिक बिहेवियर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिलहाल पढ़ाई करते हैं। अच्छा, यहां हो गया कूलाम के नियम का सदिश रूप, लेकिन कूलाम के नियम का सदिश रूप अभी जानना बाकी है, जनरल हमें देखना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि कूलाम का जो नियम होता है बेटा, उसको मैंने कल यहां पर आपको दिखाया था कि यहां से निष्कर्ष निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है इसका रिजल्ट निकलता है। मैंने आपको बताया था कि F12 अगर देखो तो ये बराबर है F21 के, लेकिन सिर्फ दिशा ऋणात्मक है, क्योंकि एक आगे की तरफ है एक पीछे की तरफ। ठीक है, या इसको अगर मैं परिमाण के रूप में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं F12 का जो परिमाण होगा, परिमाण लिखने के लिए मॉड लगा देते हैं और ये बराबर होता है माइनस ऑफ, ठीक है, या सिर्फ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, परिमाण लगा रहे हैं, मॉड लगा रहे हैं, तो बस F21 लिख दो। तो ये परिमाण बराबर है, ठीक है, दोनों का परिमाण बराबर, लेकिन दिशा अलग अलग है, तो इसलिए निगेटिव चिन्ह लग जाएगा। तो ये याद रहे, ये नोट पॉइंट हो, ये नोट होना चाहिए आपको। और ये देखकर किस नियम की याद आ रही है तनिष्क बताना जरा। कक्षा 11वीं में ऐसा कौन सा नियम था जहां पर आप F12 बराबर F21 लिखते थे? ऐसा कौन सा नियम है बेटा जहां पर आप देखते थे और आपको ऐसा सा दिखता था? कौन सा नियम है? कक्षा 11वीं की बात कर रहा हूं। कक्षा 11वीं में कौन सा ऐसा नियम था, कौन सा नियम आपने पढ़ा था जहां पर F12 बराबर F21 पढ़ा था आपने? कोई नियम याद आ रहा है क्या? कोई नियम किसी को याद आ रहा है कि ये किसी तरह दिख रहा है? किस नियम की तरह दिख रहा है? ये किस नियम की तरह ये दिख रहा है? ये किस नियम की तरह दिख रहा है बेटा? किसी को याद आ रहा है? किसी को याद आ रहा है कौन सा नियम है? नहीं याद आ रहा है? मैं बताता हूं, याद करिए। ये नियम आपने पढ़ रखा है इस तरह का, और ये नियम होता है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन के गति का, ठीक है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम जो होता है बेटा, तीसरा नियम, उसी की तरह तो है ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम है बेटा, ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम यही तो कहता है कि अगर एक वस्तु दूसरे पर क्रिया करेगी तो दूसरी वस्तु उसी समय पहली वस्तु पर प्रतिक्रिया कर देगी, बराबर तथा विपरीत दिशा में। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम यही तो होता है। पढ़े हो ना? अरे अब नहीं बोल रहे हैं। न्यूटन के गति का तीसरा नियम तो कक्षा 9वीं में पढ़ाया जाता है। F12 बराबर F21, पहले वस्तु के कारण दूसरे पर जो बल होता है उतना ही बल लगता है, लेकिन विपरीत दिशा में दूसरे वस्तु के कारण पहले वस्तु पर बल। पढ़े हो ना? हाँ पढ़े हो ना? बिल्कुल ऐसे ही तो याद रखना है, ठीक है। चलिए पढ़े हो तो ठीक है, तीसरा नियम की तरह है। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा। आपने एक और नियम पढ़ा है कक्षा 11वीं में, कक्षा 11वीं में आपने एक चीज और पढ़ा है, याद करो। पहले तो न्यूटन का तीसरा नियम याद आ गया। अब एक पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसमें आपने देखा था कि दो द्रव्यमान जैसे कि M1 और M2 एक दूसरे से अगर r दूरी पर रखी हुई हैं तो इनके बीच में जो बल लगता था, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते थे, F गुरुत्वाकर्षण लिख रहा हूं तो G लिख दे रहा हूं इसको, ये बराबर होता है बेटा Gm1 M2 बटा r का वर्ग, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। और इसी तरह से तो हम पढ़ रहे हैं कूलाम का नियम। ये न्यूटन का नियम था। कूलाम का नियम में क्या है? द्रव्यमान की जगह पे आवेश है हमारे पास Q1 Q2 और r दूरी पर हैं। इसी तरह से तो है F Q के लिए निकाल रहे हैं, आवेश के लिए निकाल रहे हैं, इसको Q लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये G के लिए, ग्रेविटी के लिए लिख रहे हैं, इसको G लिख दिया। ये Q के लिए लिख रहे हैं तो Q, ये बराबर हो जाता है K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। दोनों बलों को अगर मैं देखूं, तो दोनों बल में G देखो नियतांक है, यहां पर K नियतांक है, यहां पर M1 M2 द्रव्यमान का गुणनफल, यहां पर आवेशों का गुणनफल। ये वैद्युत बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। ये कौन सा बल है? ये गुरुत्वाकर्षण बल आपने पढ़ रखा है। गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ रखा है। ये क्या पढ़ रखा है बेटा? ये आपने वैद्युत बल पढ़ रखा है, ठीक है। इसीलिए Q लिख दिया। Q मतलब आवेश बता रहा है, आवेश के कारण बल, और G मतलब द्रव्यमान के कारण बल। या आप M लिख लीजिए, यहां पर Q ड्यू टू M द्रव्यमानों के बीच का बल, और ये Q मतलब आवेशों के बीच का बल, ठीक है।
अच्छा यहां पर इतना तो पढ़ लिया, लेकिन एक चीज बहुत ही विशेष है यहां पर, वो ये है कि यहां पर f को देखो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r का वर्ग, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और यहां पर भी देखो fq को देखो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर, यहां पर भी सेम ही दिख रहा है। और इसीलिए इन दोनों नियमों को एक साथ अगर देखो तो बोला जाता है कि ये दोनों नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम इनको बोलते हैं, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ये शब्द आप जब पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान तो आपको ये शब्द मिलेगा कि व्युत्क्रम वर्ग का नियम, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, या फिर आप पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण मतलब न्यूटन के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो ये दोनों लगभग आप देखेंगे तो आर स्क्वायर दोनों जो है आर पर ही निर्भर कर रहे हैं। तो कुल मिला के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है जिसमें आप दोनों नियमों को एक साथ देख पा रहे हैं, ठीक है। और दोनों नियमों का कंपैरिजन करिए, एक ही जैसे हैं, बस ये आवेश के कारण लग रहा है और ये द्रव्यमान के कारण लग रहा है। दूरी के साथ देखो तो दोनों वैसे ही हैं, दूरी के साथ देखो तो वैसे ही हैं, ठीक है। इस चैप्टर में जो गुरुत्वाकर्षण आप चैप्टर पढ़ते हैं, इस चैप्टर की बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में हूबहू वैसे ही पढ़ी जाएंगी, बस m की जगह पर हम q लिखेंगे, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें आप देखेंगे इस चैप्टर में, वैद्युत वाले आवेश वाले चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं में। वो कक्षा 11वीं का जो ये चैप्टर था गुरुत्वाकर्षण चैप्टर, इस चैप्टर के 90% चीजें इस चैप्टर से मैच करेंगी या वैसे ही हल करेंगे। जैसे यहां पर गुरुत्वीय विभव हम निकालते थे, यहां पर हम वैद्युत विभव निकालेंगे। यहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ते हैं, यहां पर वैद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं। यहां पर गुरुत्वीय बल पढ़ रहे हैं, यहां पर हम वैद्युत बल पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ना, इस तरह से है, समझ में आ रही बात, कैसे कैसे दोनों एक ही जैसे हैं, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार चीज है, याद रखिए, ठीक है बेटा। चलिए, अच्छा ये थोड़ा सा तो मैंने आपको दिखा दिया, वो आवेश के लिए है या द्रव्यमान के लिए। अब थोड़ा सा कूलाम के नियम का सदिश रूप का एक रिजल्टेंट, एक फाइनल रूप देखते हैं कैसा है। एक फाइनल रूप देखते हैं, यहां पर मान लेते हैं, ठीक है, कि ये x की दिशा है, ये x की दिशा है बेटा, और ये y की दिशा है। x की दिशा को किससे दिखाते हैं बेटा, i कैप से दिखाते हैं। y की दिशा को j कैप से दिखाते हैं, आप जानते हैं, हालांकि इससे मतलब नहीं, लेकिन फिर भी लिख रहा हूं। मान लो कि एक आवेश यहां है, हम मान लेते हैं कि एक आवेश यहां है बेटा और एक आवेश यहां है, ठीक है। ये आवेश क्या है, Q1 है, और ये आवेश क्या है बेटा, Q2 है। Q1 और Q2 आवेश है, और ये मूल केंद्र है, या हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है, मूल बिंदु। मूल बिंदु से Q1 की दूरी अगर मैं देखूं, सदिश रूप में लिख रहा हूं बेटा, Q1 की दूरी देखूं तो इससे इसको मिला दूंगा, ये इससे इसको मिला दो, ठीक है। इसकी दूरी कितनी होगी, सदिश इधर से इधर, इसको मैं मान लेता हूं R1 दूरी पर है। Q1 जो है R1 दूरी पर है, O से R1 दूरी पर Q1 है। अब O से R2 दूरी पर यहां पर Q2 है। इसकी दूरी कितना है बेटा, R2 है। R2 दूरी पर Q1 है। अगर R1 दूरी पे ये है, R2 दूरी पे ये है, तो ये आपस में कितनी दूरी पर है, सदिश रूप में दिखाऊं तो ये कितना बल लगा रहे हैं एक दूसरे पर, या बल इनके बीच में जो लगेगा, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, इसको मैं ऐसे लिखूं कि ये इनके बीच की रिजल्टेंट दूरी देखें। अब रिजल्टेंट दूरी क्या हो सकती है, इधर भी आप ले सकते हैं, इधर भी। अगर मैं Q1 से Q2 पर बल देख रहा हूं तो दूरी की दिशा हमारी ये होगी, इस तरफ होगी, दूरी की दिशा ये होगी, Q2 की तरफ होगी। अगर मैं Q2 के कारण Q1 पे बल देखूंगा, दूरी इधर लूंगा, ठीक है, Q2 से Q1 की तरफ। तो मैं अगर एक दिशा फिक्स कर दूं, एक दिशा फिक्स कर दूं इस दिशा में, चलो मैं बोल देता हूं कि R ये क्या है बेटा, 1 से 2 की तरफ दूरी अगर मैं कर दूं, ये 1 से 2 की तरफ दूरी, तो R12 अगर मैं लिखूंगा तो R12 क्या लिखूंगा बेटा, सभी बच्चे देखिए, R12 अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं R2 माइनस लिखूंगा R1 के। अरे लिखूंगा क्या, लिखूंगा ना, R12 बराबर क्या है, R2 माइनस R1 है कि नहीं, चित्र से देख के मुझे कंफर्म करो है कि नहीं। R12 अगर मैं लिख रहा हूं 1 से 2 की तरफ, तो R12 क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, के बेटा नियतांक है, बेटा के नियतांक है, बताया तो, रोज लेक्चर देखे ना बच्चे,
के नियतांक है ना, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम करेक्ट बात है, लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम ये लिख सकते हैं तो अब हम इन दोनों के बीच में बल लिखे, खास करके मैं बल लिखूंगा इसी दिशा में, बल ले रहा हूं मैं, इस दिशा में बल देख रहा हूं, तो इसकी वजह से इस पर जब बल देखूंगा जो कि आएगा F 1 की वजह से 2 पे बल, तो 2 पर बल निकाल रहा हूं 1 की वजह से, और ये बल की दिशा आप देख रहे हैं 1 से 2 से आगे की तरफ होगा, दूर की तरफ। तो अगर मैं F रिजल्टेंट F लिखूं सिर्फ, या F12 लिखूं, तो F12 को अगर मैं लिखूं, F12 अगर मैं लिख रहा हूं इस तरह से, तो मैं लिखूंगा K क्या है नियतांक, फिर आ जाएगा Q1 Q2 बटे R क्या है बेटा, R12 का वर्ग, ठीक है, R12 का वर्ग, ठीक है। लेकिन R12 का वर्ग वास्तव में यहां पर नहीं लिखा जाएगा, यहां पर मैं लिखूंगा, इसका सदिश रूप लिया है ना, तो इसका अदिश लेना पड़ेगा, इसका अदिश रूप, ये सदिश रूप में लिखा है। अगर मैं R12 का सदिश रूप ना लेके सिर्फ और सिर्फ परिमाण लूं, सिर्फ दूरी लूं, ये तो विस्थापन हो गया, दूरी लूं, तो ये क्या आ जाएगा, इसमें भी मॉड लग जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं R2 माइनस R1 का मॉड, ठीक है। तो ये यहां लिख दूंगा मैं, इसको यहां लिख दूंगा, ये आ जाएगा यहां पर, मैं लिख सकता हूं R12, ठीक है, R12 का मॉड है और इसका वर्ग, ठीक है, गुणे में आ जाएगा बेटा, दूरी की दिशा क्या है, दिशा क्या है बल की दिशा है R12, ठीक है, कैप, कैप मतलब दिशा सिर्फ बताएगा, ठीक है। या इसी को मैं लिख सकता हूं F12 बराबर आ जाएगा K, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं R2 माइनस R1, ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे हो जाएगा R2 माइनस R1 का वर्ग और गुणे हो जाएगा R12। या मैं यहीं पर लिख सकता हूं R12, आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि R12 का कैप का मतलब होता है R12, ठीक है, 12 नहीं पढ़ेंगे, R12 सदिश बटे होता है R12 सिर्फ, ठीक है। तो इसको हम यहां लिख लेंगे, इसको हम यहां लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा R12 जो है बेटा, ये वास्तव में इसका सदिश का मान ये है, तो इसका मान आप देख सकते हैं, ये लिखा है, तो यही चीज लिख सकते हैं। या इसी को मैं लिख सकता हूं R12 का कैप बराबर लिख सकता हूं R12 सदिश बटा हो जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है, सदिश सदिश, ये लिख सकता हूं। यही चीज मैं उठा के यहां लिखने वाला हूं, इसकी जगह पर ये लिखूंगा, ठीक है। तो ये लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, ये यहां से आ जाएगा फाइनली F12, ठीक है। ये एक सूत्र परफेक्ट है, ये सूत्र अपने आप में परफेक्ट है, एकदम करेक्ट है, ठीक है, कोई गलती नहीं। अब दूसरा सूत्र इसी का दूसरा रूप, इसके रूप में लिखता हूं, तो हो जाएगा K Q1 Q2 बटा R2 माइनस R1, ठीक है, मॉड, ठीक है, मॉड। अच्छा, इसका सदिश लगा रहेगा बेटा, यहां पर भी इन सब में सदिश लगा है, ठीक है, इन सब का सदिश लगा हुआ है, इसका भी सदिश लगा रहा है, क्योंकि यहां सदिश लगाना बेटा, सदिश के साथ लिखेंगे, ये सदिश है, ठीक है। इसकी घात 3 हो जाएगी और गुणे में आ जाएगा R12, या आप चाहें तो R12 की जगह ये उठा के रख दीजिए यहीं पर, तो ये बराबर लिख देंगे K Q1 Q2 बटा R1 R2 माइनस R1 की घात 3, ठीक है, घात 3, और गुणे में आ जाएगा R2 माइनस R1 के। ये है कूलाम के सदिश नियम, इसको कैप बोलते हैं, टोपी बेटा, कैप, इसको हम कहते हैं कैप। कैप मतलब टोपी होता है ना, कैप मतलब टोपी जैसे बोलते हैं, टोपी पहनाती है, कैप बोलते हैं इसको बेटा, ये चिन्ह कैप है, ठीक है। आर कैप लिखते हैं, जैसे हम आर कैप या एन कैप, तो कैप मतलब टोपी, ठीक है। सही है क्या, यहां तक समझ में आया किसी को, सही है ना? हाँ, और किसी कोई दिक्कत, कहीं पर प्रॉब्लम हो तो बताओ। एक तो मुझे पता नहीं चलता कि यहां पर बच्चे आते हैं तो पूछते रहते हैं एक दूसरे से कि आप कहां से आए हो, आपने क्या खाया है, आपने क्या पिया है। बेटा कुछ नहीं कर सकते इस सब पूछ के, तुमसे जिससे तुम पूछ रहे हो सकता है कल को वो तुम्हारे सामने कोई बड़ा ऑफिसर या कोई बड़े पोस्ट पे बैठा हो और तुम उसके सामने नौकरी लेने जाओ। इससे अच्छा है कि तुम भी पढ़ लो, हो सकता है कि तुम पढ़ लोगे तो वो आदमी जिससे का तुम पूछ रहे हो, अगर ये फालतू की चीज़ नहीं करोगे तो तुम अच्छी जगह पहुंचोगे, तो वो दूसरा आदमी जो फालतू की चीज़ें कर रहा है हो सकता है कि दर दर भटक रहा हो। टाइम है, पढ़ लो, क्या करोगे पता जान के। निमंत्रण पे बुलाना है क्या किसी को?
कहाँ से हो, क्या किए हो, आज क्या पहना, आज क्या खाया, कितनी बार सोए, क्या फालतू की चीज़ें हैं। अपने काम से काम रखो, फालतू की चीज़ें क्यों कर रहे हो? क्या कर लोगे जान के? हैं? ठीक है, क्या कर लोगे? यही करना थोड़ी है। 2 साल 4 साल बाद फिर आप देखोगे कि आपको घर वाले भी कहेंगे कि घर पे बैठा रहता है ना, कोई काम भी नहीं करता, तो फिर आपको निकलना पड़ेगा। कहाँ? अभी पढ़ने का टाइम है, पढ़ लो। नहीं पढ़ रहे हो, क्या करोगे? 2 साल बाद, 3 साल बाद आप देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल से ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। 3 साल के अंदर फिर आपके ऊपर घर की जिम्मेदारियां आना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर कहेंगे कि चलो अब तुम कमाओ, तो क्या करोगे फिर आपको निकलना पड़ेगा, दिल्ली बॉम्बे इधर उधर जाओगे, कहीं पर किसी कारखाने में कोई मजदूर वाला काम करोगे। अभी थोड़ा सा पढ़ लो, कुछ बन जाओगे। अगर घर वालों को लगेगा कि अच्छा मेरा बच्चा है, पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो हो सकता है आपको और पढ़ाएं। और अगर आप पढ़ लिए तो फिर अपने पूरी ज़िंदगी में आप अपने मन से काम करेंगे, खुशी खुशी काम करोगे। ये नहीं होगा कि रात दिन भर काम किया तो रात को खाना खा रहे हैं, नहीं तो खाना भी नहीं मिलेगा। हैं? ऐसे मत करो ना बेटा। जानते हो, आसपास देखो ना, कितनी भूखमरी है, कितने लोग परेशान हैं, पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, और आप पूछ रहे हो कि क्या है आपका नाम, आप कहाँ से हो? अरे मैं भी यहीं से हूँ। क्या कर लोगे ये जान के? आपके आस पड़ोस में इतने लोग रहते हैं, सबको जानते हो क्या? नहीं जानते। आपके घर के 1 किलोमीटर के आसपास में जितने लोग रहते हैं, सबके बारे में क्या आप जानते हो? नहीं जानते ना। हो सकता है आपको ही कोई ना जानता हो। लेकिन अभी मैं नाम लूं, कुछ लोगों का नाम लूं। अब्दुल कलाम का नाम जानते हो? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो आपके पड़ोसी तो नहीं थे? पता है ना, हमें सबको पता है, हम उनको फॉलो करते हैं, देखते हैं। विराट कोहली का नाम सुने हो, देखे हो, जानते हो? वो तुम्हारा पड़ोसी नहीं है ना। वो तुमको बताया तो नहीं होगा कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। किसी को नहीं बताया है, सब जानते हैं। कोई नहीं पूछता उससे कि आप कहां से हो। तो कुछ ऐसा बन जाओ कि कोई पूछे ही ना कि आप कहां से हो, बताना ही ना पड़े, आपको बताना ही ना पड़े कि आप कहां से हो। खुद ब खुद सब जान जाएंगे। जिसको जानना होगा जानेगा, और लोग आपको आपके कहने के लिए वेट ही नहीं करना पड़ेगा। आप कुछ करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो वो एक ट्रेंड बन जाएगा, लोग फॉलो करेंगे खुद ब खुद। आप कहोगे कि सुबह सुबह उठ के 1 गिलास चाय पीना चाहिए, तो सब चाय पियेंगे फिर, जो आपके फॉलोवर होंगे। बनो ना उस तरह से। आप कहोगे सुबह सुबह उठ करके सिर्फ केले खाना चाहिए, 1 केला खाना चाहिए सुबह सुबह उठ के, ठीक है, सबसे पहले केला खाना, तो केला खाएंगे सब लोग। आपके देखें, आपके जो आपके फैंस हैं वो क्या करेंगे? केले खाएंगे। अभी विराट कोहली कह दे कि मैं सुबह सुबह रोज उठता हूं तो गर्म पानी से मुंह धुलता हूं, सब गर्म पानी से मुंह धुल रहे होंगे। तो ये आप फालतू की चीजें क्यों करते हो? बड़े हो गए हो, समझदार हो, 2-4 साल बाद आपकी शादी भी हो जाएगी, ऐसे ही फिर घर की और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। तो फालतू की चीजें मत करिए, ठीक है। सच्चाई को जानिए, सच्चाई क्या है और आप हैं कहाँ से वो भी जानिए। आप आस पड़ोस में देखिए अपने लोगों की ज़िंदगी कैसी है। क्या आप वैसी ज़िंदगी चाहते हैं तो आपको मुबारक। अगर आप उनसे बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं तो कुछ और करना पड़ेगा, आपको कुछ हट के करना पड़ेगा जो वो लोग नहीं किए। अगर वैसा ही करते रहे तो उन्हीं लोगों की तरह रह जाओगे ना बेटा। कुछ अलग करिए ना। अगर कुछ अलग ज़िंदगी चाहते हो, कुछ अलग तरीके से जीना चाहते हो, तो कुछ अलग करके दिखाओ। समझ में आ रही मेरी बात? क्या कर रहे हैं आप? किसको बेवकूफ बना रहे हो? खुद को बेवकूफ बना रहे हो आप। अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करो ना। सच्चाई जब पता है तो मेहनत करो। फिर पता है कि मेहनत करेंगे तभी होगा। फालतू की चीज पढ़ रहे हो, ये कर दो वो कर दो, आज नहीं आए चलो यहां पर बात करते हैं, इस क्लास में चलते हैं, यहां पर चैटिंग करेंगे, तुम ये नहीं आए वो नहीं आए, तुम यहां से हो मैं वहां से हूं। क्या करोगे इसका? कुछ नहीं होगा, सब धरा का धरा रह जाएगा, सब 0 बटा सन्नाटा है। ठीक है, आज तो मैंने बोल दिया, मैं बोलता भी नहीं ऐसे, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं किया करता क्लास का, लेकिन आज मुझे लगा कि यार आप लोग रोज ऐसे करते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। पढ़ने के लिए अगर आपके माँ बाप फ़ोन दे रखे हैं, पैसा दे रखे हैं, लगा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम उनके उम्मीदों पर तो खरा उतर लो, उनके लिए तो मेहनत कर लो। वो क्यों आपको पढ़ा रहे हैं पता है आपको? कि आप उनकी जैसे ज़िंदगी ना जियो, कम से कम आपकी ज़िंदगी तो अच्छी हो। इसलिए आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं कि मेरा बेटा कुछ बन जाएगा या मेरा बच्चा कुछ बनेगा, तो कल को मेरे बुढ़ापे में या मैं जब उस लायक नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी तो ये मुझे सहारा देंगे। अब पता चला कि आप खुद गए गुजरे हैं,
उनके ऊपर वो 60 साल के हो गए और आप उनके ऊपर बैठे हैं कि पापा आप कमा के लाओ या पेंशन आपकी मिले तो मैं खाऊं खाना, या मेरे बच्चे भी उसी तरह से बैठे हैं। ये काम मत करो, शर्मिंदगी वाली काम है। जब कुछ कर सकते हो, खुद पे दम है ना, तो करके दिखाओ। ये फालतू में चैट करके मैसेज करना बहुत ईजी होता है कि तुम कहाँ से हो, मैं कहाँ से हूँ, कुछ नहीं है। पढ़ो, चलो भौतिक विज्ञान पढ़ लो, पढ़ने का उम्र है, जिंदगी भर नहीं पढ़ाएगा कोई। कक्षा 12वीं से जब निकल जाओगे ना तो कोई नहीं कहेगा कि बेटा चल पढ़ ले, कोई नहीं कहेगा कि बेटा पढ़ ले, अभी कहेंगे क्योंकि आपकी पढ़ने की उम्र है, पढ़ लो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, कूलाम का नियम का सदिश रूप पढ़ लिया। ठीक है, कूलाम के नियम के सदिश रूप को पढ़ लिया। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर कूलाम के नियम को एक दूसरे माध्यम में बता रहा। ठीक है, किसी माध्यम में कूलाम का नियम, सब लोग हेडिंग डालिए, किसी माध्यम में कूलाम का नियम। बेटा पढ़ लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। बेटा आप पढ़ लोगे तो ना आप अपने माता पिता को कुछ दे दोगे ना कुछ, बस इतना होगा कि जिस दिन आप कुछ बन जाओगे, आपके पिताजी जो गली में सर झुका के चलते हैं ना, वो सर उठा के चलेंगे। चाहे वो उनकी ज़िंदगी का एक ही दिन हो ऐसा, लेकिन जिस दिन वो चलेंगे ना, फ़क्र से चलेंगे। तो एक दिन के लिए पढ़ लो कि वो एक दिन ऐसे सर ऊंचा चल करके चलें। ठीक है, जहां पर वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, कम से कम वहां पर तो एकदम फ़क्र से चलें कि मेरे बेटे ने कुछ करके दिखाया है, मैं इस बच्चे का बाप हूँ, मेरे बेटे ने ये किया है। कम से कम एक मौका तो उनको दो कि वो इस तरह बोल सके किसी से। शर्मिंदगी उनको दे रहे हो आप, मजाक उनका उड़ा रहे हो आप। यहाँ पर मजाक जो दूसरों का उड़ाते हो, इनडायरेक्टली आप अपने माता पिता का मजाक उड़ा रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको उनके बच्चे आप हो। ठीक है, उन्होंने जो लाइफ दी है आपको, वो पैसा लगा रहे हैं, वो खुद के लिए ना करके खुद को अपनी चीज़ों को, अपने हेल्थ को ध्यान न दे करके आपके ऊपर खर्च करते हैं। अपने आप को खर्च कर दिया आपको बड़ा करते करते। अब क्या ही चाहिए, खुद को खर्च कर देते हैं माता पिता अपने बच्चों को बड़ा करने में। अपनी सारी इच्छाएं सब खत्म करके आपके पीछे लगे होते हैं। और आप लोग जब इस तरह से फालतू की चीज़ें करते हैं, जब तक आपको समझ में आएगा ना बेटा, तब तक आप भी वैसे ही हो चुके होते हैं। फिर आप अपने बच्चों से ही उम्मीद करते हो, फिर आपके बच्चे भी ऐसे ही करेंगे, तो आपको कैसा लगेगा। किसी माध्यम में कूलाम का नियम, किसी माध्यम में कूलाम का नियम की बात कर रहे हैं, अर्थात अब हम माध्यम बदल दिए। जो आवेश थे बेटा Q1 और Q2, जो माध्यम में हम बात कर रहे थे अभी तक, अब यहां पर हम माध्यम को बदल देंगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे वायु निर्वात के अलावा कोई माध्यम। ठीक है, किसी माध्यम में लिखा है ना, किसी माध्यम मतलब वायु निर्वात के अलावा। यहां पर ब्रैकेट में लिख लो वायु या निर्वात के अलावा, वायु या निर्वात के अलावा, मतलब वायु या निर्वात नहीं है, उसके अलावा कोई भी माध्यम, कोई अलग माध्यम है, वायु या निर्वात नहीं है। मैं मान लेता हूं कि इस माध्यम की बेटा जो वैद्युतशीलता है वो मान लेता हूं एप्सिलॉन है। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, क्योंकि वायु या निर्वात की एप्सिलॉन नॉट होती है। ये एप्सिलॉन क्या है बेटा, ये एप्सिलॉन है। ठीक है, माध्यम की, ये है माध्यम की, जिस भी माध्यम की हम बात कर रहे हैं, जहां पर भी ये आवेश को रख के हम परीक्षण कर रहे हैं, तो माध्यम की विद्युतशीलता लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विद्युतशीलता। अभी तक हम क्या लिख रहे थे, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। अब इसका मान फिक्स नहीं है, इसका मान फिक्स नहीं बेटा, इसका मान जो होता है बेटा, वो किसी ना किसी माध्यम को देखते हुए लिखा जाता है, मतलब हर माध्यम पर डिपेंड करता है। इसका मान फिक्स नहीं है। वायु का मान तो फिक्स है, निर्वात का मान फिक्स है। अब कोई माध्यम कितना है, कितना माध्यम है, किस तरह का माध्यम ले रहे हैं, तेल है, पानी है, क्या है, कैसा है, नमी वाला है, ठीक है, किस तरह का माध्यम है, किस तरह का माध्यम है। तो माध्यम जैसा होगा, जितना ज्यादा शक्तिशाली माध्यम होगा, एप्सिलॉन का मान उतना ज्यादा आएगा। तो एप्सिलॉन का मान निकालने का भी तरीका है, जब हम प्रश्न करना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेटा आज की क्लास में नहीं होगा, कल की क्लास में होगा, और सुपरपोजिशन के साथ ही क्वेश्चन लगवाना है एक्चुअली। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर मैं पढ़ा दूंगा तो फिर भूल जाओगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं फिर पढ़ाऊंगा तो फिर मुझे क्वेश्चन करवाने से पहले फिर पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए 2 बार नहीं, एक बार में ही सुपरपोजिशन को पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आपको वो भूले ही नहीं।
अब मैं बात करूंगा, जैसे एप्सिलॉन लिख दिया मैंने माध्यम की विद्युतशीलता, तो मैं बल लिखूंगा। देखो बल क्या हो जाएगा, बल जब मैं पहले लिखता था, पहले जब मैं लिखता था एफ, ठीक है, एफ लिखता था तो वो क्या आता था बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं लिख रहा हूं वायु के लिए, पहले गुणे पहले लिखता था मैं। अगर ये माध्यम क्या होता, वायु होता, तो बल ये होता Q1 Q2 बटा आर का वर्ग। दूरी कितने है दोनों के बीच में, आर, आर का वर्ग। सिंपल सी बात। ये मैं लिख रहा हूं वायु या निर्वात के लिए। वायु या निर्वात के लिए ये बल है। अब यहां पर मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो इनके बीच में इस माध्यम में बल लग रहा है वो एफ डैश है। मैं मान लेता हूं कि नया बल होगा माध्यम में बल, ठीक है, माध्यम में बल, माध्यम में बल अगर मैं देखूं तो माध्यम में जो लगने वाला बल है उसको मैं एफ डैश बोल रहा हूं, और एफ डैश बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन लिखूंगा। याद रखना माध्यम की विद्युतशीलता यहां पर एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन गुणे आ जाएगा, बाकी की सारी चीजें वही रहेंगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाकी दूरी वही है, आवेश वही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस माध्यम बदल गया है। बस सिर्फ माध्यम को बदलने से सिर्फ एप्सिलॉन नॉट पर फर्क पड़ेगा, विद्युतशीलता पर फर्क पड़ेगा। यहां पर माध्यम की विद्युतशीलता है, यहां पर निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता है, जिसको नॉट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये बल आ गया, इतना न्यूटन ये लग रहा था और इतना न्यूटन ये माध्यम है, ये मैंने लिख दिया है माध्यम में बल, ये वायु निर्वात के लिए बल यहां पर लिखा है। अगर इसको मैं समीकरण 1 बोलूं, इसको मैं समीकरण 2 बोलूं, तो मैं अब इन दोनों में संबंध निकालूंगा। संबंध दिखाता हूं आपको, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में बल, बलों के बीच में संबंध दिखाऊंगा मैं। तो दोनों को मैं ऐसा करता हूं, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 से भाग देने पर बेटा, भाग देने पर, चलिए भाग दीजिए। तो समीकरण F क्या है बेटा, बल है बेटा, फोर्स, फोर्स लगता है ना, F मतलब फोर्स। अगर मैं भाग दूंगा बेटा तो F डैश ऊपर आएगा, देखो 2 में 1 से भाग दे रहे हैं, मतलब इसमें इससे भाग दे रहे हैं, मतलब मैं लिख रहा हूं F डैश बटा F, ठीक है, बराबर F डैश को ऊपर लिखा है, F नीचे। अब F डैश का मान कितना बेटा, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गुणे में लिखा है Q1 Q2 बटा आर का वर्ग, ठीक है, ये F डैश का मान है, और बटा, अच्छा F डैश में एप्सिलॉन है, सिर्फ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं है। नीचे में सिर्फ एक परिवर्तन आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और गुणे हो जाएगा Q1 Q2 बटा आर का वर्ग, ठीक है, बाकी कोई परिवर्तन है ही नहीं। अब इसमें देखेंगे तो 1/4 पाई, 1 से 1 कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई, मतलब देखें आप तो बहुत सारी चीजें कट जाएगी। 1/4 पाई, 1/4 पाई कट जाएगा, Q1 Q2 कट जाएगा, R स्क्वायर कट जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर सिर्फ बचा है, यहाँ पर बचा है 1/एप्सिलॉन और नीचे बचा है 1/एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ ये दो चीजें बची हैं। तो ये बटे के नीचे जब बटा होता है तो ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी और ये वाली चीज नीचे आ जाएगी, ठीक है, मतलब बराबर होके हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बटा बचेगा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट बटा बचेगा एप्सिलॉन के। अब ये हमारे पास बचा सिर्फ, ठीक है, मतलब कुल मिला के रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया कि F डैश बटा F जो होता है ये बराबर है एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन के। या मैं लिख सकता हूं कि जो माध्यम में बल था वो F डैश, ये बराबर हो गया, F का गुणा कर दो तो ये बराबर हो गया F और गुणे में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन के, ठीक है। इसका मतलब क्या निकला कि जो माध्यम में बल होता है वो ज्यादा होता है, कितना होता है, किससे ज्यादा होता है बेटा, N नहीं है बेटा, N नहीं है कहीं पर, N कहां दिख रहा है तुझे बच्चे, N न्यूटन है बेटा, N न्यूटन होता है, ये न्यूटन लिखा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, सुन लिया कर बच्चे, न्यूटन मात्रक है, बल का मात्रक होता है बेटा, ठीक है। अच्छा बताइए, ये समझ में आया मुझे मैंने जो बताया, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, एप्सिलॉन का मान हरदम, एप्सिलॉन का मान ज्यादा है एप्सिलॉन नॉट से। हम ऐसा अगर मान के चल रहे हैं तो आपको अगर पता है एप्सिलॉन नॉट का मान ज्यादा है एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन नॉट से मान कम है अगर एप्सिलॉन से, तो जब भाग देंगे ये छोटी संख्या बड़ी संख्या से भाग देंगे तो और छोटी संख्या आ जाएगी, मतलब जो भी संख्या आएगी कुछ ना कुछ संख्या आएगी यहां पर। तो बल को देखो, बल बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, N मात्रक है बेटा, न्यूटन। तो F डैश बराबर आ गया F गुना, ठीक है, सही है,
ठीक है। या इसी को मैं लिख सकता हूं जैसे लिखा है ना, एफ डैश बराबर क्या आया है, एफ और गुणे में आया है एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन। इसी में ऐसा करिए एप्सिलॉन का गुणा एफ डैश के साथ करते हैं, अगर मैं इसका गुणा इसके साथ कर दूं तो ये हो जाएगा, या इसी के साथ मैं लिख सकता हूं एफ डैश गुणे में एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एफ गुणे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन एफ डैश बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एफ के। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ से आपको एक चीज़ पता लग रहा है कि जो बल होता है वो बदल जाता है माध्यम में। जो पहले बल था, अगर देखो जो पहले बल था, इसके साथ देखिए, जो पहले बल था उसके एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट गुना हो गया है, एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन गुना हो गया है। बाद में जब बल हम देख रहे हैं, किसी माध्यम में बल देखते हैं तो इसके माध्यम के अनुपात के गुना में बराबर हो जाता है। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं, इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज़, नोट कर लो, इसको गांठ बांध के लिख लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है। एप्सिलॉन जो होती है माध्यम की विद्युतशीलता जो होती है, ये बराबर होती है एप्सिलॉन आर और गुणे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, यहाँ पर एप्सिलॉन आर जो है बेटा आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, जो कि बराबर होती है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट के, इसको बोलते हैं बेटा आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता मतलब हम तुलना कर रहे हैं दोनों में। ठीक है, आपेक्षिक मतलब तुलनात्मक विद्युतशीलता, मतलब एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष हम विद्युतशीलता जब निकालते हैं तो ये तुलनात्मक चीज हो जाती है। आपेक्षिक, दो की तुलना कर रहे हैं, और इसका मात्रक कुछ नहीं होता बेटा, ये मात्रक विहीन होता है। इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है, और दोनों का मात्रक सेम होता है, तो दोनों का मात्रक ऊपर नीचे कट जाता है, ये इसका मात्रक नहीं होता। ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता का कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन राशि होती है ये, मात्रक विहीन, सिर्फ और सिर्फ अनुपात है ये एप्सिलॉन आर। इसका मतलब अब यहां पर अगर मैं आऊं, इसमें इसी सूत्र को मैं लिखना चाहूं तो एप्सिलॉन नॉट को नीचे लाते हैं, एफ डैश को इधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा, इधर लिखा है एफ बटा एफ डैश। अब देखिए ये जो मान लिखा है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, एप्सिलॉन आर है, तो इसको मैं एप्सिलॉन आर लिख सकता हूं, बराबर हो जाएगा एफ बटा एफ डैश। या मैं यहां से लिख सकता हूं, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, या मैं लिख सकता हूं एफ डैश को अगर मैं यहां लाऊं और ई आर को नीचे भेजूं तो ये हो जाएगा एफ बटा एप्सिलॉन आर। मतलब कि जो माध्यम में बल है वो एप्सिलॉन आर गुना कम पड़ जाता है, माध्यम में बल घट जाता है, वायु या निर्वात में जो बल था उसके बटे में हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, जो पहले बल था उसके एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है बल, माध्यम के आपेक्षिक विद्युतशीलता के गुना में घटा जाता है बल। ठीक है, बटे हो जाता है, भाग आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह छोटी छोटी चीजों को नोट करना स्टार्ट करिए। अभी पहला चैप्टर देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं, आज मैंने इसलिए इतना बोला आप लोगों को क्योंकि देखिए पहला चैप्टर है, अगर पहले चैप्टर से आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे या थोड़ा सा भी आपको समझ में आ गया ना, आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। अगर आगे चल के अब जब एग्जाम आने वाला होगा तब आप सीरियस होंगे, तो तब तक तो मतलब वही हो गया कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तब तक तो चिड़िया चुग करके खेत अंडे वंडे दे के उड़ गई होगी। ठीक है, फिर कुछ नहीं कर सकते। अब सोचे कि मान लो 5 चैप्टर खत्म हो गया, तब आपको होश आया कि अब पढ़ना चाहिए, है ना, दिसंबर में आपको लगा कि अब पढ़ना चाहिए, तब तक तो हम पहुंच गए 7-8 चैप्टर खत्म हो गया, अब 7-8 चैप्टर आगे बचा है, खत्म होने वाला है, सब सिलेबस खत्म होने वाला है। अब तब जाग करके क्या करोगे, फिर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, फिर रातों की नींद उड़ जाएगी और उसकी वजह से पढ़ोगे भी नहीं, आप सिर्फ इधर उधर कहोगे कि मुझे तो फिजिक्स नहीं आती, मुझे तो फिजिक्स नहीं आते, मुझे कोई फिजिक्स पढ़ा दे, मुझे कोई समझा दे, मुझे कौन ये। फिर आप ये ढूंढोगे कि अब कैसे लाएं अच्छे नंबर, कैसे लाएं अच्छे नंबर, क्या होता है, कैसे करें टॉपर। अरे ये फालतू की वीडियो जो आप देखते हैं, कैसे बने टॉपर, कैसे लाएं अच्छे नंबर, ये क्या है, ये बेवकूफ बनाने वाली वीडियोस होती हैं। कैसे लाएं अच्छे नंबर मतलब क्या है, जादू थोड़ी कोई सिखाएगा, पढ़ना पड़ेगा तभी तो लाएंगे अच्छे नंबर। रातों रात लाएं 95%, ला सकते हो क्या, आइंस्टीन बैठे हो, नहीं ला सकते ना, तो कहाँ ये हवाबाजी में पड़े हो, सच्चाई को पहचानो, धरातल पे आओ। ये जो आप हवा में उड़ रहे होते हैं ना, यूट्यूब पर आपके पास मोबाइल और रिचार्ज कर लिए तो आपको लगता है कि आप तो पूरी दुनिया में
टॉप कर रहे हो, ये ऐसा नहीं बेटा। सच्चाई पे आइए, थोड़ा सा नीचे धरातल पे खेलिए। अब जैसे बच्चे जो है ना, जब आप कमेंट करके हंस रहे होते हैं किसी दूसरे के ऊपर, तभी उसी समय पर कोई एक दूसरा बच्चा आपकी ही उम्र का, आपकी ही क्लास का टॉप करने के लिए तैयारी कर रहा होता है। ठीक है, अगर आप एक कदम पीछे हुए तो आपसे 10 कदम आगे निकलने के लिए 10 लोग तैयार हैं बेटा, और आपके ही एज के हैं, आप जैसे ही हैं, सेम क्लास में हैं, सेम किताब पढ़ रहे हैं, सेम कोर्स है, कुछ अलग नहीं है। तो फिर अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर उनका 80%, 90%, 95% आ सकता है, तो आप क्या कुछ और पढ़ रहे हो क्या? आपके पास कुछ और दिमाग में है? अभी आपको कह दूं कि आप कम दिमाग के हैं तो क्या मानोगे? अभी आपको आके मैं कह दूं कि आप तो कम दिमाग के हैं, आप तो मोट बुद्धि के हैं, आप तो गधे हैं, तो गुस्सा आएगी ना, गुस्सा लगेगी। तो उस गुस्सा को सही जगह लगाओ, क्योंकि गधा कोई नहीं होता, गधा बनते हैं लोग जानबूझ के, क्योंकि दूसरों को आप बुद्धिमान बनने का मौका देते हैं और उनके सामने गधे जैसे हो जाते हैं। गधे बनना बंद करिए, सच्चाई को समझिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर, और लेक्चर में अब थोड़ा सा चलते हैं बेटा क्विज की तरफ। आज का हो गया है, ठीक है, आज के पिटारे में यही था। अब क्विज की तरफ चलते हैं, क्विज पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्विज का आने वाला है बेटा आपका, तैयार रहिए। पहला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से मुझे बताइए। सभी बच्चे थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और जल्दी जल्दी से पढ़ लो बेटा, फायदा उठाओ। मैं खुद पढ़ाने के लिए तैयार हूं आपको, मैं खुद बोल रहा हूं कि पढ़िए, कोई नहीं बोलता, मैं बोल रहा हूं कि पढ़िए, मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं सिखाऊंगा भौतिक विज्ञान क्या होती है। नहीं आती भौतिक विज्ञान, कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा 11वीं तक नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा 12वीं में आगे हो, आप समझ में आ जाएगी। मैं बोल रहा हूं तो समझो इस चीज को। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, अगर तो आप लोग क्यों पीछे हट रहे हो? मैं बोल रहा हूं कि जब मैं सिखाऊंगा भौतिक विज्ञान, फिर किस चीज की दिक्कत है? आगे चलिए। आप में से बहुत सारे लोगों का मैसेज भी होता है ना, मैसेज भी नहीं लिख पाते बेटा। इंग्लिश लिखने की कोशिश करते हैं आप, लेकिन लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, और आपको पता है सच्चाई, आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। आप अपने बारे में सबसे ज्यादा जानते हो कि आपको कौन सब्जेक्ट में डर लगता है, कौन सा सब्जेक्ट में आप कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना आपको कौन सा सब्जेक्ट आता है, कौन सा नहीं आता है। ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। ना तो आपके घर वाले जानते हैं, ना तो आपके कोई टीचर जानता है, ना तो आपके दोस्त यार जानते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको पता होता है कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, तो इस वजह से दूसरों को मूर्ख बनाना तो आसान है, खुद को मूर्ख बना रहे हैं आप लोग। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, इसलिए मैं बोल पड़ा, नहीं तो मैं बोलता नहीं बेटा, मैं चुपचाप पढ़ा के निकल लेता। ठीक है, जैसे रोज पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ा के निकल लेता। लेकिन मुझे आज लगा कि यार इस एज के बच्चे जो कुछ कर सकते हैं अपने लिए, देश के लिए, खुद के लिए, नहीं कर रहे हैं, फालतू की चीज़ों में लगे हैं। 2 साल बाद रिचार्ज करने के पैसे नहीं बचेंगे, कोई रिचार्ज करवा दो ढूंढोगे। सही कथन बताएं, सही कथन क्या है बेटा? पढ़ के देखेंगे। 2 सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल कभी होता ही नहीं। 2 सजातीय आवेश, जैसे धनात्मक धनात्मक हो या ऋणात्मक ऋणात्मक हो, हरदम प्रतिकर्षण बल लगेगा। सजातीय में प्रतिकर्षण, तो ये तो गलत लिख गया। आकर्षण, सजातीय को आकर्षण बोल रहा है, गलत है। 2 सजातीय बीच के आकर्षण, फिर आकर्षण लिखा है, गलत। जहां पर आकर्षण, जो 2 सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, हाँ इसको पढ़ने लायक है। बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम अनुपात, एकदम करेक्ट लिखा है, एकदम 100% खरी बात लिखी है, एकदम 100% शुद्ध। 2 आवेशों के बीच आकर्षण, आकर्षण तो होता है नहीं, प्रतिकर्षण होता है आवेशों के बीच, 2 आवेशों के बीच जो सजाती है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है या घटता है, दोनों होते हैं बेटा। कैसे? आपको लग रहा होगा कैसे बेटा? तो ये देखिए, ये ए वस्तु है, ये बी वस्तु। यहां से मैं इलेक्ट्रॉन को अगर मैं उठा रहा हूं तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं हटा रहा हूं तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 9.11 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। इतना द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के साथ चला जाता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन हटाए मतलब इतना द्रव्यमान, इसमें कमी आएगी, लेकिन ये धनावेशित होगा और ये ऋणावेशित। तो ऋणावेशित और धनावेशित दोनों तो हो रहे हैं, इस पर रख रहे हैं तो ऋणावेशित हो रहा है और इससे हटा रहे हैं तो धनावेशित। तो इस पर कमी आ रही है द्रव्यमान की और इस पर अधिकता हो रही है द्रव्यमान की, तो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए।